अस्सलाम वालेकुम। आमना मोहसिन इज़ हेयर। हम अपना सीएसएस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड अपना पास्ट पेपर डिस्कशन का सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा फर्स्ट सेशन है। इसमें हम लोग पास्ट पेपर का 2020 जो अटेम्प्ट है उसका क्वेश्चन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड वो डिस्कस करने लगे हैं। बाकी चीज़ें जो जर्नल डिस्कशन तो हर जगह पे होती रहती है, कैसे करना है अटेम्प्ट पेपर, ये वो जर्नल तो सब कुछ आपको गाइडेंस होती रहती है। एक्चुअल पर्पस क्या है, एक्चुअल थ्रेशोल्ड क्या है हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड। हमारी अकाउंटिंग की बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमारे पास पेपर से, कि वेदर पास पेपर से ही हमें पता चलता है कि एग्ज़ामिनर किस लेवल का क्वेश्चन करेगा और कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग पास्ट पेपर एनालिसिस करें तो पिछले कुछ सालों से जो है उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले जो है ये पिछले 2-3 साल से पहले अटेम्प्ट से पहले अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के से रिलेटेड जो फाइनल अकाउंट्स में वो ज़्यादातर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था। लेकिन अब पिछले 2-3 अटेम्प्ट से वो ये कर रहा है कि वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसकी तरफ भी उसका ट्रेंड हो गया हुआ है। वो इनके बारे में क्वेश्चन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये 2020 का क्वेश्चन जो हमारा कैश फ्लो से रिलेटेड है वो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है पेपर में, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में पेपर में जाके सबसे पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट पढ़नी कि इस क्वेश्चन में हमें वो रिक्वायर क्या कर रहा है। जो हमें रिक्वायर कर रहा होता है चीज़, हमने सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाना होता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट या सबसे पहले सॉल्यूशन में वो चीज़ कर लिखनी होती है। जस्ट सपोज अगर मैं बात करूँ हमारे फाइनल अकाउंट्स में, अगर फाइनल अकाउंट में उसने हमसे एडजस्टिंग एंट्री मांगी हुई है तब हम उसको सॉल्यूशन के पार्ट में लिखेंगे। अगर उसने हमसे एडजस्टिंग एंट्री नहीं मांगी हुई, उसने रिक्वायर नहीं की, स्पेसिफिकली कहा नहीं कि ये जो एडजस्टमेंट है इनकी अकाउंटिंग एंट्री करें या ये एडजस्टिंग एंट्री आप करें, तो अगर आप वो एडजस्टिंग एंट्री अपने पार्ट पे लिख देंगे तो उसके कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कन्वीनियंस है तो आप उसको एज अ वर्किंग आप अपने उसमें लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह जब भी आपको कोई क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या किसी भी पेपर में, सीएसएस से रिलेटेड पेपर है या कोई भी लेवल का प्रोफेशनल लेवल का या किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, जब भी आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसमें सबसे पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें रिक्वायरमेंट हम पढ़ेंगे, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा और उसके बाद फिर दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ने लगी हूँ, ठीक है। इसमें देखिए रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर मार्जिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड April 30th 2017। उसने कहा आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है किस पीरियड की, April 30 2017 की, यानी 2017 के साल की, जो कि 30 अप्रैल को क्लोज हो रहा है, उस ईयर की, उस अकाउंटिंग ईयर की आपने क्या बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यूज द डायरेक्ट मेथड फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जिन लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है वो टॉपिक किया होगा उनको ऑब्वियसली ये बात पता होगी कि हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड हैं, ठीक है। और कैश फ्लो में भी हमारे पास जो है, अगर हम जस्ट फॉर्मेट की बात करें, बेसिक की बात करें, तो हमारा कैश फ्लो तीन तरह से आ सकता है, ठीक है। तीन तरह से हमें कैश फ्लो कलेक्ट होता है। एक होता है हमारा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, एक होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशन हमारा डे टू डे, हमारा जो ऑपरेशन होता है, हमारा जो बिजनेस होता है, जैसे हम लोग अगर फैब्रिक का काम करते हैं तो वो फैब्रिक की जो खरीदना है, हम किसी पार्टी से खरीदते हैं, आगे कस्टमर को अपने सेल करते हैं, तो जो कपड़े को खरीदना और आगे नेक्स्ट पार्टी को, नेक्स्ट कस्टमर को सेल करना, ये हमारा बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है। तो ये इससे रिलेटेड जो हमें कैश मिलेगा वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होगा। अब कैश फ्लो डेट में भी इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। जो इनफ्लो, जब हमारे बिजनेस में कैश आएगा तो उसको हम पॉजिटिव फिगर के साथ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, ये हमें कैश मिल रहा है इसलिए इसकी पॉजिटिव फिगर है।
और जो नेगेटिव फिगर को हम ब्रैकेट में लिखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जब हम लोग फॉर्मेटिंग की बात करें तो नेगेटिव साइन वैसे नहीं लिखना, आपने माइनस के साथ नहीं लिखना, उसको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट्स मीन कि ये फिगर लेस हो रही है, ये सारी लेस वाली नेगेटिव फिगर्स है और ये वाली पॉजिटिव फिगर है, ठीक है। जब हमें कहीं से कैश मिल रहा होता है, इनफ्लो हो रहा होता है हमारे बिजनेस में, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। और जब हम किसी को कैश पे कर रहे होते हैं, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा होता है, तो उसको हम लोग नेगेटिव फिगर से लिखते हैं। यानी हम किसी को कैश पे करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव फिगर होगी, और किसी से कहीं से कैश आ रहेगा पॉजिटिव फिगर होगी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है, तो ये पॉजिटिव हमें मिल रहा है कैश, तो ये पॉजिटिव फिगर है, ठीक है। और जो हम लोग पेमेंट टू सप्लायर, अपने सप्लायर को कोई पेमेंट कर रहे हैं, उससे हमने कोई अपना स्टॉक वगैरह खरीदा, उनको पेमेंट करते हुए में हम लोग पेमेंट करेंगे तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ मैं मतलब कुछ सीधा सीधा बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी। बाकी जब आप वो टॉपिक करते हैं तो उसमें सारी आपको मेथोडोलॉजीज, किस तरह से फॉर्मेट, ये वो सब कुछ करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जस्ट फोकस पास पेपर क्वेश्चन की, हमारी ये जो सीरीज है ये पास पेपर सोल्यूशन से रिलेटेड है। हमारे पास पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं अब उनके सोल्यूशन थोड़े से जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है, जो हम लोगों को देखना होता है, वो इसमें दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं कैश फ्लो बनाने के, ठीक है। तीन एक्टिविटीज से हमारा आता है। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने देखा, डे टू डे जो बिजनेस का ऑपरेशन होता है उससे जो कैश आएगा या जाएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जैसे उसके नाम से जाहिर हो गया, कोई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए बिजनेस हमेशा एक बंदे एक उस अपने बिजनेस पे नहीं रिलाई करते, वो कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हम में से हर इंसान की, एक इंडिविजुअल की भी ख्वाहिश होती है, और बिजनेसेस भी क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, कहीं से उनको लगता है उनकी पैसा वैसे अगर कैश पड़ा है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर वही पैसा वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, उनको वहां से रिटर्न मिल सकता है अच्छा, तो वो वहां पे बिजनेसेस इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो कैश फ्लो होगा वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा। हम कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई एसेट वगैरह बाय कर लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर लेते हैं जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो वो एक्टिविटी से रिलेटेड जो कैश फ्लो होगा दैट में बी इनफ्लो आउटफ्लो, वो इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्लांट खरीदा है, प्लांट हमने खरीदा, बिजनेस ने कोई प्लांट खरीदा है, तो उसके लिए उसको कैश पे करना पड़ा है, तो ये नेगेटिव है। और अगर कहीं से रिसीट फ्रॉम नोट पेएबल, हमने कहीं नोट पेएबल कहीं से लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की है पे नोट पेएबल में, तो यहाँ से हमें कैश अगर मिल रहा है तो वो पॉजिटिव फिगर के साथ आएगा, ठीक है। और लास्ट वन जो एक्टिविटी जहाँ से हमें कैश फ्लो, इन तीन के अलावा कहीं से हमें कैश फ्लो नहीं होता। इन तीन एक्टिविटीज़ में उन्होंने कैश फ्लो को, कैश को डिवाइड किया हुआ है कि हमेशा बिजनेस में या ऑपरेशन से आएगा कैश, या इन्वेस्टमेंट से आएगा, या फाइनेंस से आएगा। फाइनेंस क्या होता है कि मेरा बिजनेस कहाँ से फाइनेंस हो रहा है, मैं कहाँ पे अपने बिजनेस को, मैं पैसा कहाँ से लगा रही हूँ, कहीं से मैं लोन लेके अपने बिजनेस में लगा रही हूँ, या मैं कोई शेयर्स या डिबेंचर्स, कंपनी अपनी बिजनेस को इन्वेस्ट फाइनेंस करने के लिए अपने शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सिक्योरिटीज़ जो है हम लोग वो इशू करते हैं, और उसके अगेंस्ट लोगों से क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे बिजनेस को फाइनेंस करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उसमें जो कैश आएगा या जाएगा वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ओके। अब नेक्स्ट वन जो है, अब इन्होंने स्पेसिफिकली ये लिखा है कि भाई कैश फ्लो जो है वो डायरेक्ट मेथड से करना है। हमारे पास दो मेथड्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का डिफरेंस सिर्फ जो आता है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का कोई इम्पैक्ट ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे होता है ना फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का डिफरेंस आएगा। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, हमें यहाँ पे कंसर्न नहीं, यहाँ पे हमें उसने एग्जामिनर ने सिंपली हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा हुआ है कि आपने डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए करना है, तो हम डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके जी, मैं ये अरेज कर दूँ जो हम लोगों ने ये हाईलाइट की है चीज़ें। अच्छा जी, अब जो हमारी नेक्स्ट वन
टेक्निकल बात जो हम लोगों ने की थी कि भाई जब भी आपके पास जब क्वेश्चन आएगा, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब हमने देखना हमारे पास डाटा क्या दिया गया हुआ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। माजिद इंश्योरेंस accountants have developed the following data from the company's accounting records for the year ended April 30, 2017। उन्होंने हमें ये किस ईयर से रिलेटेड डाटा दिया है? अप्रैल से रिलेटेड, ठीक है। अप्रैल से रिलेटेड डाटा दिया है और उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ हमें चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने करते हुए में अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ओके जी। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास जो है वो हम डाटा देखते हैं तो उसमें हमारे पास उन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं जहाँ से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है। अब हम लोगों ने ये टॉपिक किया होगा तो हमें पता होगा कि ये कौन सा जो है वो कहाँ पे एंट्री होगी, वेदर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है, जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फॉर द ईयर होती है, यानी एक साल के अंदर कितना कैश आया गया, कितना कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये तीनों एक्टिविटी से जितना कैश फ्लो होता है, उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे हम लोग नेट कैश फ्लो देखते हैं कि हमारे पास पूरे साल में कितना नेट कैश फ्लो है, कितना कैश सारी एक्टिविटीज से होता है। वो सारी एक्टिविटीज से जो नेट कैश फ्लो है वो नीचे देखते जाते हैं। तीनों एक्टिविटीज है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यानी जितना क्या आया और जितना गया। अगर तो हमारे पास आया ज़्यादा तो पॉजिटिव फिगर आएगी, और कभी कभार ऐसा होता है हमारा कैश ज़्यादा दिया होता है और हमें मिलता कम है एक एक्टिविटी से, तो ये नेगेटिव फिगर आ गई, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी नेट कैश फ्लो तीनों एक्टिविटी से हम लोगों ने निकालना है। एंड पे हम लोगों ने क्या करना है, एक हमारे पास होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, वो उसका हमारे पास फिगर दी होती है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर जो है उसकी फिगर हमें जो है वो दी होती है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की सबसे एक हमें ये क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा है कि हम ड्यूरिंग जिस तरह बैलेंस शीट को हम लोग बैलेंस कर लें, दोनों हमारा हमारे जो है वो बैलेंस शीट के बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट या दोनों एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस इक्वल आ जाए तो इट्स श्योर्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, एक चेक होता है। बिल्कुल इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास एक चेक है जिससे हम ये देख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं, ये जांच सकते हैं कि वेदर हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका मेथड ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास कैश का जो बैलेंस दिया गया होता है ओपनिंग, अगर हमारे वो सारी एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो आएगा तीनों एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आएगा उसकी जो फिगर आएगी, उसमें अगर हम लोग अपना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस ऐड अप करेंगे तो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितना हमारा तीनों कैश फ्लो तीनों एक्टिविटी से जितना कैश फ्लो आया उसमें हम लोग अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऐड अप करें तो ये हमारी फिगर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस की इक्वल आ जाती है, और ये फिगर हमारी हमारे क्वेश्चन में दिए हुए क्लोजिंग बैलेंस से मैच कर जाती है। तो इट्स मीन कि हमारा कैश फ्लो का फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक चेक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास पहले ही उन्होंने जो दिया हुआ है पॉइंट बुलेट नंबर ए दिया हुआ है, उसमें देखो उन्होंने कहा परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स, ठीक है। हम लोगों ने 59,400 का प्लांट बाय किया है। प्लांट बाय किया इसका मतलब हमने कैश दिया है, और ये किस एक्टिविटी में आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट नेचर का कैश है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट हम लोगों ने की है कितने की, 59,400 की, ठीक है। नेक्स्ट वन बी पॉइंट देखिए, कैश रिसीट फ्रॉम इशुएंस ऑफ नोट पेबल। हम लोगों ने कैश हमें रिसीव हुआ है नोट पेबल, हम लोगों ने ये भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है, नोट पेबल हम लोगों ने लिए हुए थे, उसके ऊपर हमें कैश रिसीव हुआ है। तो ये कैश इनफ्लो हुआ, इस वजह से इसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव फिगर डाल दी। पेमेंट ऑफ नोट पेबल, हमने नोट पेबल से रिलेटेड कोई पेमेंट की, आउटफ्लो हुआ, इसको नेगेटिव फिगर के साथ ये लिख दिया 44,000, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट, हमने सेल किया प्लांट कोई, ठीक है, उससे हमें कैश फ्लो कैश मिला, जितना कैश मिला वो हम लोगों ने यहाँ पे
अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब परचेज करने का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ रहा है तो सेल करने से रिलेटेड जो हमें कैश मिलेगा वो भी इसी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये उन्होंने हमें स्पेसिफिकली कैश कहा हुआ, ये प्रॉफिट नहीं कहा हुआ। प्रॉफिट अगर फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट ऐसा आएगा तो फिर इसको इस तरीके से नहीं करना। जब हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे कैश की फिगर दी हुई है हमने उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारी ई जो है पॉइंट, उसमें है कैश रिसीट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड्स कहाँ से मिलते हैं, हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। हमें कैश रिसीव हुआ, हमने कहीं किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे, उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिला है, तो ये पॉजिटिव फिगर आ गई जी 4800 की, ठीक है। और अगली वाली है जो पॉइंट एफ देखें, पेमेंट टू सप्लायर। ये हमारा सप्लायर, हमारे कस्टमर, हमारे सप्लायर, ये हमारा डेली डे टू डे बिजनेस में हम लोग उनको पेमेंट कर रहे होते हैं, अपने सप्लायर को, अपने कस्टमर से हमें पैसे आ रहे होते हैं, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। देखो पेमेंट टू सप्लायर ये आउटफ्लो हुआ है 374300 का, ठीक है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड पेमेंट, इंटरेस्ट हम लोगों ने कोई पे किया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो होता है ना वो दो जगह पे आ सकता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है वो कुछ जगहों पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, कुछ कभी कभार ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आता है, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तब आएगा जब हमें इंटरेस्ट, हमने कहीं पे जैसे हम लोगों ने कोई बैंक वगैरह में या किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की होगी और जो जहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि भाई ये इन्वेस्टमेंट किया है वो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो वाला इंटरेस्ट जो है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अब यहाँ पे उसने कुछ भी एग्जामिनर ने नहीं मेंशन, उसने जस्ट कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड पेमेंट, यानी आपका इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा था और इतनी आपने पेमेंट की है, ठीक है। तो ये सिंपल, जब हमें कुछ भी उसने बताया नहीं हुआ हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कुछ भी नहीं बताया कि ये इंटरेस्ट हमें हमारी इन्वेस्टमेंट से आ रहा है या हमारा डे टू डे बिजनेस में हम लोगों ने कोई जैसे ली होती है कोई फैसिलिटी वगैरह ओवरड्राफ्ट वगैरह की, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कोई बैंक वगैरह में हमने अकाउंट होता है उसमें हम लोगों को कुछ पे करने पड़ता है इंटरेस्ट चार्जेस। तो उसने जब स्पेसिफिकली नहीं बताया तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहाँ पे डाल देना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर उसने हमें कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थोड़ा बहुत हिंट दिया होगा कि भाई मैंने ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी और ये इंटरेस्ट वहाँ से आया, फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहाँ पे डाल दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया इसलिए इसको नेगेटिव फिगर के साथ लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट मैंने की 12,000, ठीक है, आउटफ्लो हुआ। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरीज हमारा डे टू डे हमारा बिजनेस चल रहा होता है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देते हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, पेमेंट ऑफ सैलरीज। नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स एक्सपेंस एंड पेमेंट, हम लोगों का इनकम टैक्स भी, हमारा बिजनेस चल रहा होता है, इनकम जनरेट हो रही होती है, हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट होता है, इसलिए इनकम टैक्स की जो पेमेंट है वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हम लोगों ने देखिए कहीं पे भी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहीं पे भी नहीं मैंने एक्सपेंस डाला हुआ क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग हमें ये पढ़ते हैं कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये एक इमेजिनरी एक्सपेंस है। ये ऐसा नहीं होता कि मैं हर साल अपनी जो है वो मशीन की एक थोड़ा सा अमाउंट जो है ना उठा उठा के जो है ना डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाली जाती है अपनी मशीन को, ये एक इमेजिनरी एक्सपेंस है। हम लोग ये सपोज करते हैं, देखें एक चीज़ मशीनरी, एक प्लांट, एक चीज़ जो एसेट आपका इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू कम हो रही होती है, इसलिए हम लोग उसको जो है अपनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल शो करके हम अपने एसेट को ये शो करते हैं कि भाई एसेट यूज़ हो रहा है, जब उससे हमें बेनिफिट आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट को देखते हुए, जब आपका एक इनकम हो रही है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया 59,900, लेकिन यहाँ पे इसका कैश से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में ना कैश आता है ना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका डायरेक्ट मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कोई काम नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में वो फॉर्मेट सामने होगा तो उसमें आपको, जब आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को तो आपको पता चलेगा कि उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की इन्वॉल्वमेंट है इनडायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम इग्नोर करेंगे, हम लोग किसी एक्टिविटी में नहीं डालेंगे इसको, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्योंकि ये एक नॉन कैश आइटम है, इसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है के है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है।
कस्टमर से हमें कलेक्शन हुई, पैसे मिले, कैश इनफ्लो हुआ, ये हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इधर लिख दिया पॉजिटिव फिगर है। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, डिविडेंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, जैसे कैश हम लोगों ने हमने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह लिए तो उस पर हमें डिविडेंड मिला, इस तरह हमारे कंपनी के भी किसी ने शेयर खरीदे होंगे, उनको हम डिविडेंड पे करते हैं, तो ये भी जब रिसीट डिविडेंड की फाइनेंसिंग में आएगी तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ठीक है, फिर कैश फ्रॉम इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक किसे कहते हैं, शेयर्स को कॉमन स्टॉक कहते हैं। शेयर्स के लिए ये वो वाला स्टॉक नहीं है, जैसे हम लोग अगर हमारा कपड़े का बिजनेस है तो वो कपड़े में हमारा जो कपड़ा होगा वो हमारा स्टॉक होगा। हम लोग अगर कोई उसका काम करते हैं, ऑयल वगैरह का काम करते हैं, तो ऑयल हमारा स्टॉक होगा। जो नॉर्मल में हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें जो हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, इन्वेंट्री खरीदते हैं, ये वो वाला स्टॉक नहीं है, ये इसका नाम है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या होता है, शेयर्स को कॉमन स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, शेयर्स, ये जो डिबेंचर, इस नेचर के जो चीज़ें होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये पार्ट होते हैं। कॉमन स्टॉक किसको कहा जाता है, शेयर्स वगैरह को कहा जाता है। ठीक है, कैश रिसीट फ्रॉम इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, हमने कोई शेयर्स वगैरह इशू किए, उससे हमें कैश मिला, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया ये भी। ठीक है, कॉमन स्टॉक ये वो वाला स्टॉक नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, जो इन्वेंट्री होती है हमारी, जो हमारा नॉर्मल कोर्स में हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें जो हम लोगों ने इन्वेंट्री जो स्टॉक रखा था, ये वो स्टॉक नहीं। कॉमन स्टॉक के टर्म स्पेसिफिकली इसके लिए यूज होती है, शेयर्स वगैरह को कॉमन स्टॉक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो पॉइंट एन है उसमें उन्होंने देखे हमें स्पेसिफिकली बताया हुआ है, कैश बैलेंस ऑन April 30, 2016, ओपनिंग बैलेंस कैश का दे दिया, और April 30, 2017 ये क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। ये चेक वाला पॉइंट आ गया हमारे पास कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस भी दिया और क्लोजिंग भी दिया हुआ। अब हम लोगों ने सारी फिगर्स यहाँ पे डाल दी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ये सब चीज़ें ऐड लेस करके यहाँ पे हम लोगों ने नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल ली। देखिए मैंने इन सबको जो ऐड नेगेटिव थी उनको माइनस कर दिया, जो ऐड अप होनी थी उनको ऐड अप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो से नेट कैश जो है वो मेरा आउटफ्लो हुआ 32,800 का। ठीक है, इसी तरह नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी मेरा आ गया 20,300 का। ठीक है, इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो मुझे, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, ऐसे कई हमारे पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, या आप आम जबान में देखें कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, बॉन्ड्स, प्राइस बॉन्ड्स होते हैं। आपके पास 500 200 का प्राइस बॉन्ड है, 750 का, आप किसी को कहें, आपने किसी को 750 रुपीज़ देने हैं, आप उसको 750 का प्राइस बॉन्ड दे दें, वो ये नहीं कहेगा भाई मैंने नहीं लेना, भाई मैं इसको कहाँ पे जा, बिल्कुल जैसे आप किसी को 750 रुपीज़ कैश में दें या उसको 750 का प्राइस बॉन्ड दे दें, इक्वल थिंग है, क्योंकि वो कैश इक्विवेलेंट है। इसी तरह की कई और जो है हमारे पास जो है वो सर्टिफिकेट्स होते हैं कोई ऐसे जो बिल्कुल इजीली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, उनको कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने जस्ट कैश का बैलेंस, कभी कभार ऐसे के भी हमें बैलेंसेस दिए होते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। कैश हमारा बिगनिंग ऑफ द ईयर 40,000 था। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करने के लिए कि वेदर हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ कि नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो मेरा कैश है वो लूँगी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो कैश है वो लूँगी, और जो फाइनेंसिंग आया उनसे जो कैश है वो लूँगी। ठीक है, अब उसमें मैं ऐड करूँगी जो ओपनिंग बैलेंस है मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, वो ऐड अप करूँगी, तो देखूँगी वेदर ये फिगर मेरी क्लोजिंग बैलेंस की इक्वल आ गई। अब आप देखिए मैंने तीनों का नेट कैश लिया और उसको ऐड अप कर दिया, कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, तो वो मेरा आ गया 121,700, जो कि मेरे क्वेश्चन में दिए हुए क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल है। इट्स मीन इट इज़ अ चेक के वेदर मेरा क्वेश्चन कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया, 100% मेरा ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ के आप उसकी फिगर पुट करनी है, और वेरी इजीली आपके लेवल पे, बहुत ये प्रोफेशनल लेवल पर शायद इसमें थोड़ा ज़्यादा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी ज़्यादा वो करते जाए, मुश्किल करता जाए। अभी तक जो है ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इसलिए वेरी इजी टू गेन मार्क फ्रॉम दिस। आप 10/10 इस क्वेश्चन में से ले जाते हैं वेरी इजीली, वेरी क्विकली, आपको फॉर्मेट याद होगा,
आपने ये टॉपिक किया होगा तो आप 2 मिनट्स में ये जो है ये क्वेश्चन जल्दी से करके फ़ारिग हो जाएँगे, ठीक है? ओके जी, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारी पास्ट पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में। विद द पैसेज ऑफ टाइम में और क्वेश्चन भी आपके उनके सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूँगी फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है? लेटेस्ट अटेम्प्ट से हम पीछे की तरफ मूव करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? डिफरेंट टॉपिक पकड़ेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।